हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज रोहित खरवार और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक सिविल इंजीनियर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में आपको बीटेक सिविल इंजीनियर का पूरा डिटेल देंगे। आपको 10th के बाद से कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, डिप्लोमा में जाना है कि 11th-12th में जाना है, उसके बाद आपके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है और बीटेक सिविल इंजीनियर करने के बाद आपको कहाँ प्राइवेट फर्म में, गवर्नमेंट फर्म में कहाँ पे जॉब लग सकते हैं सिविल से रिलेटेड, और उसके सैलरीज कितने होते हैं और आपका जॉब प्रोफाइल क्या होएगा, ये सब डिटेल में आज इसके बारे में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होएगा, तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो गारंटी देता हूँ आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी सिविल इंजीनियर की, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको A to Z फुल डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो में ये पिछले वीडियो पे टॉप 10 महाराष्ट्र कॉलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो उस पर रितेश विश्वकर्मा ने कमेंट किया था कि प्लीज़ रोहित भाई की इस पे वीडियो बनाओ सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर। तो मैं इस पे आज वीडियो लेके आया हूँ और आई थिंक इससे तब जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाने वाले हैं उन सब लोग के लिए हेल्प होएगा ये वीडियो से। तो पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो पूरा डिटेल में है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बीटेक सिविल इंजीनियर के बारे में। तो पहला एक चीज़ ये है कि आप इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। पहले मैं 11-12 के बारे में बात करूंगा कि आप 11-12 के थ्रू कैसे बीटेक सिविल इंजीनियर में जा सकते हैं। उसके बाद मैं डिप्लोमा के बारे में बात करूंगा कि डिप्लोमा से आप कैसे सिविल इंजीनियर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 11-12 से। तो 11-12 अगर आप 10th के बाद हो तो 10th के बाद 11-12 में जाने के लिए आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करो। साइंस स्ट्रीम चूज़ करोगे तो वहाँ पे आप अगर आपका PCM है तो PCM से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो आप सिविल इंजीनियर के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैथ चूज़ किया है। अगर आपका PCM भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, तब भी आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। अगर आपका PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आप इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं है। तो मैथ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो गाइस पहले आप ये देख लेते हैं कि कोर्स के हाईलाइट क्या है। ये आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं कोर्स के हाईलाइट, चेक करिए कोर्स के हाईलाइट क्या है। एलिजिबिलिटी क्या है आपका? 10+12 PCM से होना चाहिए और PCB से होना चाहिए, जिसे मैंने इसके पहले बताया। ठीक है, उसके बाद आपका कोर्स लेवल क्या होएगा? ग्रेजुएट होएगा। जो आपका कोर्स लेवल होएगा, अगर आप बीटेक कर लोगे तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होता है? बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है। कितने ईयर का होता है? 4 ईयर का होता है। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइप है आपका सेमेस्टर टाइप रहेगा, मतलब सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं पूरे 4 साल में। ठीक है, पूरे 4 साल में कितना? 8 सेमेस्टर होते हैं। और उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है? बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे दोगे तो उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस उसके ऊपर रहता है, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर रहता है। और कोर्स का फीस क्या है? अगर आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो पब्लिक इंस्टीट्यूट है, मतलब अगर आप पब्लिक इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जाते हो तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगता। यहाँ पे दिया है 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, मोस्टली इतना नहीं लगता। अगर मतलब ये मतलब एवरेज में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 90,000 80,000 मंथली फीस रहता है। अगर आप टॉप कॉलेज में हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के तो 90,000 80,000 ईयरली फीस लगता है। तो पकड़ लो 80,000 से लेके 3 लाख नहीं तो 4 लाख तक आपका पूरा बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उनका फीस ज़्यादा रहता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3.5 लाख से 7 लाख तक उनका फीस रहता है इंजीनियरिंग का। सो ये फीस स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हम बात करें कि आपका सैलरी कितना रहेगा, एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी आपका 3 लाख से लेके 7 लाख तक पर एनम रहेगा। मतलब अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में लगते हो जब जो जॉब को, तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहता, आप फ्रेशर रहते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है उसके बाद से आप अच्छी सैलरी उठाना शुरू करते हो। ठीक है, और एक बात और, अगर आप उसके बाद आप बीटेक के बाद क्या कर सकते हो? बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हो, मास्टर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसके इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या कोर्स आपकी स्क्रीन पे देखिए, एलिजिबिलिटी पूरा शो कर रहा है कि आपको क्या क्या जरूरत है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 मतलब 12th वो एलिजिबल है
इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और उसको परसेंट कितना रिक्वायर्ड रहेगा, मतलब 12th में आपको परसेंट कितना आना चाहिए। 12th में आपको परसेंट यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको 50% दिख रहा है, लेकिन 50% नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट आपका अगर आप नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो वहाँ पे 60% रहना चाहिए, ठीक है। 60 नहीं तो 65% आपको होना चाहिए इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको IIT जाना है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आप अगर अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको 75% होना कंपलसरी है। अगर आपका 75% नहीं रहेगा, आपका अगर जेईई में अच्छा मतलब परसेंटाइल आ भी गया, फिर आपको IIT NIT में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको 12th में 75% कंपलसरी है, ठीक है। देखते हैं कि अभी इसका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, देखिए नेम है जेईई। अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो तो आपका अगर नेशनल लेवल का एग्जाम है ये जेईई, ठीक है। तो आप इसको दोगे तो इसके बाद आपका NIT में एडमिशन हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT क्या होता है, जेईई के जस्ट नीचे वाला कॉलेज होता है। जो प्लेसमेंट IIT में आता है वही प्लेसमेंट आपका NIT में भी आता है, ठीक है। तो अगर आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया, अगर उसमें अच्छा परसेंटाइल आया तो आपको अच्छा NIT मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज नोटिस करना, अगर आपको जेईई एडवांस देना है तो आपका जेईई में एटलीस्ट 89 परसेंटाइल के ऊपर रहना चाहिए। अगर आपका 89 परसेंटाइल के ऊपर नहीं रहा तो आप जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट नहीं होगे, ठीक है। और इसके बाद आप जेईई एडवांस दे सकते हो। अगर आप जेईई एडवांस के लिए सिलेक्ट हो गए तो जेईई एडवांस में अगर आपका अच्छा रैंकिंग आ गया तो जितने भी IITs है इंडिया में वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपका जेईई में ही 89 और 90 अप परसेंटाइल आ गया तो आप यहाँ के मतलब हाई लेवल NIT में एडमिशन तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको 98 परसेंटाइल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर भी NITs आपको मिलने का चांसेस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आप बीट सेट का एग्जाम देख सकते हो। बीट सेट भी ये नेशनल लेवल एग्जाम है। तो अगर आप वहाँ पे बीट सेट में एग्जाम दोगे इसका, तो आप यहाँ पे बीट्स पिलानी, जितने भी यूनिवर्सिटी है बीट्स पिलानी के, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बीट्स पिलानी भी बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो वहाँ से भी आपको एडमिशन मिल जाए। तो SRM-JEE ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम है नेशनल लेवल का। अगर आप ये देते हो तो SRM यूनिवर्सिटी में वहाँ की जितने भी आपका कैंपस है SRM यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपका कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए, इसके बाद जाने के लिए। और एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, MST CET। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। MST CET हर स्टेट का अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, ठीक है। तो अगर आपको स्टेट लेवल का इंजीनियरिंग स्टेट लेवल का टॉप कॉलेज चाहिए तो आप स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम अपने स्टेट के हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद बढ़ते हैं और देखते हैं प्राइवेट सेक्टर करियर ऑप्शन आफ्टर बीटेक। प्राइवेट सेक्टर में आपका क्या करियर ऑप्शन रहेगा आफ्टर बीटेक, तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप वहां पे जाके चेक करिए। सिविल इंजीनियर हाईवे, उसके बाद हो गया आपका सिविल इंजीनियर लैंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गया, सीनियर डिजाइन इंजीनियर हो गया, और जूनियर सिविल इंजीनियर हो गया, साइट सुपरवाइजर हो गया। तो ये जितने भी है ये आपका प्राइवेट सेक्टर में करियर ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं सिविल के बाद, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में आपको कहाँ पे जॉब मिल सकता है, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एरियाज है आपके, कहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो पहला है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं उसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका ऑयल एंड एनर्जी, उसके बाद क्या हो गया ऑयल और एनर्जी। उसके बाद आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गए, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया है। और एनवायरमेंटल पे है, पावर एंड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज पे, यूनिवर्सिटीज पे है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जितने भी ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट एरिया है, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। आपको सिविल से रिलेटेड गवर्नमेंट में क्या जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट के आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेक करिए।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट, ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरिया है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट एरिया है, तो यहाँ पे क्या है तो चेक करिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे आपको काम मिल सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सब एरिया है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट लेवल पे जॉब मिल सकता है, मतलब आप जो कोर्स किए हो सिविल के रिलेटेड, उसके रिलेटेड सब काम मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको, मतलब अगर ये मैंने आपको सब बता दिया कि आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया कहाँ पे है, आपका पब्लिक सेक्टर में कहाँ पे का, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कहाँ पे जॉब मिल सकता है, आपको एलिजिबिलिटी बता दी मैंने, एंट्रेंस एग्जाम बता दिया, ठीक है। ये सब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप 10th के बाद, 10th 11 12 इसके बाद अगर आपने कहीं, मतलब समझ लो आपने जेई का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो जेई का एग्ज़ाम दिया, अगर आपका वहाँ पे अच्छा परसेंटाइल नहीं आया और आपने अप्लाई किया कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और वहाँ पे आपको कहीं दूर का कॉलेज मिल गया, तो एक क्वेश्चन रहता है कि क्या इसके बाद हमें कहाँ से, मतलब अगर दूर चला गया तो वहाँ पे क्या हॉस्टल में रहना पड़ेगा? जी हाँ, आपको वहाँ पे जाके हॉस्टल में रह के, वहाँ के कॉलेज का हॉस्टल रहता है, वहाँ पे आपको रह के स्टडी करनी पड़ेगी हॉस्टल में रह के। अगर आपका नियर बाय कहीं पे, मतलब आपके घर के नियर बाय कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के इधर लग गया इंजीनियर कॉलेज, तो आपको हॉस्टल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर से भी वहाँ पे जा सकते हो क्योंकि आपके नियर बाय है, ठीक है। तो आपका अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एग्जांपल ले लो नासिक में और मैं मुंबई में हूँ, तो मुंबई से नासिक में मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज लग गया मुझे, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे जाके मुझे हॉस्टल में रह के स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये चीज़ है, स्मॉल थिंग है, कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं इस वीडियो में सब कवर कर रहा हूँ, ठीक है। इतना आपको सब क्लियर हो गया। इसके बाद अब डिप्लोमा, अब मैं आता हूँ डिप्लोमा के थ्रू आप कैसे जा सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में। देखो यार, डिप्लोमा के थ्रू आप, अगर आप 10th के बाद जाते हो, अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है, मतलब कितने बच्चे रहते हैं कि 11 12 के बाद उनका मन चेंज हो जाता है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाते, किसी और चीज़ के लिए चले जाते हैं। अगर उन्होंने PCMB लिया है और PCMB लिया है, फिर भी किसी और कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो ठीक है, क्या हुआ, अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए ही जाना है तो आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कीजिए। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा ऊपर साइड में आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आपको मेरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, उसको जाके चेक करिए। मैंने उसमें पूरा कोर्स डिटेल, मतलब पूरा सिविल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर के बारे में कवर किया है। तो मैं बता दूं कि अगर आप डिप्लोमा के थ्रू जाओगे तो 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है, तो टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको जेई का एग्जाम देके IITs में जाना है, तो जेई का एग्जाम दो, NIT वगैरह में जाना है तो उसका एग्जाम देके वहाँ पे जा सकते हो। और डिप्लोमा के बाद अगर आप IITs में जाते हो तो वहाँ पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेटरल एंट्री। क्यों? क्योंकि वो नेशनल लेवल कॉलेज है, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर से वहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने इसके बाद डिप्लोमा के बाद नेक्स्ट, मतलब अगर नेक्स्ट कोर्स के इंजीनियरिंग के लिए गए स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पे क्या होएगा, आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि और वो भी आपके परसेंटेज के बेस के ऊपर रहेगा, कितना हाई परसेंटेज लाए हो उसके ऊपर आपको कॉलेज डिसाइड होएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। इतना क्लियर हो गया कि डिप्लोमा के बाद कैसे जाना है। और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैंने जो सिलेबस, जो एम्प्लॉयमेंट एरिया बताया वही सेम रहेगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी वो एम्प्लॉयमेंट एरिया सेम रहेगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो, अब आपके स्क्रीन पे सैलरी, अब ये पूरा समझ में आ गया कि डिप्लोमा के बाद कैसे जाना है, 11 12 के बाद कैसे जाना है। और अगर आप डिप्लोमा के बाद भी वही अप्लाई होता है कि अगर आप हॉस्टल में जाओगे, दूर चला गया आपका कॉलेज, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। और इसके बाद आपको मतलब सैलरी कितने मिलेगी, ओवरऑल सब बात कर लिया। अब मेन टॉपिक हमारा आ गया कि हमें सिविल इंजीनियरिंग के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, ये सबको पहले जानना ज़रूरी रहता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हो, अगर आप स्टार्टिंग बेस पे हो, तो आपका ये स्क्रीन पे आ रहा है, चेक करो
कि ये कुछ एम्प्लॉयमेंट एरिया है जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से लेके 4 लाख का 5 लाख का पैकेज मिलता है। अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको 5 से 9 लाख का सैलरी मिलता है। अगर आप उसमें बोलते हैं ना एक लेवल पे आ गए हो तो आपका सैलरी फिर ग्रोथ होने लगता है, जैसे हो गया 11 से 13 लाख पर एनम पर ईयर, मतलब मंथली सैलरी पकड़ लो आपका 1 से 1.5 लाख, ठीक है। तो ये सैलरी होता है। तो सैलरी जो प्रोफाइल है, आपको सैलरी जानना जरूरी है। तो सैलरी मैंने बता दिया कि जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो ये आपके सामने एक ग्राफ आ रहा है, मैंने एक ग्राफ निकाला है ढूंढ के। तो ये ग्राफ में आप चेक कर सकते हो कि सैलरी मतलब कौन कौन से एरिया में ज़्यादा सैलरी है। तो वहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और उसके हिसाब से बताया हुआ भी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 7 से लेकर 9 लाख तक होएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी 13 लाख तक जा सकती है, 13 से 14 लाख तक जा सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना मतलब आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना कैलिबर है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप सैलरी उठा सकते हो। देखो यार, कोई भी फील्ड छोटा नहीं होता। अगर आप उसमें बेस्ट हो तो आपको ये कंपनी उठा के ले जाएगी। अगर 100 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट में से अगर आप बेस्ट हो, मतलब आपने समझ लो एक अभी जिसका स्कोप नहीं है, मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, लेकिन अगर आप वो 100 इंजीनियरिंग स्टूडेंट में से आप एक बेस्ट हो तो आपको कंपनी उठा के ले जाएगी। कुछ भी करके आपको उठा के ले जाएगी और आपको अच्छा पैकेज देगी, क्योंकि आप अपने काम में बेस्ट हो। तो कोई कोर्स छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, सब कोर्स एक बराबर होते हैं। बस आपके काम के आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप उस कोर्स में कितना अच्छा कर रहे हो, कितनी स्टडी करके आप उतना गेन कर पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ये पूरा डिटेल था आपका सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आई थिंक मैं अभी बोल सकता हूँ कि आपको ये वीडियो के बाद कहीं YouTube पे कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब टॉपिक कवर कर दिया है। जितना सिविल इंजीनियरिंग में जो जो भी आपको टॉपिक चाहिए मैंने यहाँ पे सब कवर कर दिया है कि डिप्लोमा के बाद कैसे जाना है, 11th-12th के बाद कैसे जाना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस स्ट्रीम लेना है, साइंस स्ट्रीम से आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे आगे मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक केमिकल इंजीनियर, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन जो है वहाँ पे हिट करके रखना कि आपको मेरे चैनल का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल वीडियो और मोटिवेशनल वीडियोस और करियर गाइडेंस वीडियोस सब आते हैं। तो मेरे चैनल में मोस्ट ऑफ द करियर गाइडेंस वीडियोस आपको मिल जाएंगे A to Z, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और कौन से वीडियो में आपको डाउट है, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।